ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, अल्टरनेटिंग करंट। ओके, अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है पहले पता करते हैं, फिर उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम लोग जब इलेक्ट्रिक करंट का बात करते हैं उस करंट को हम दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हो गया क्या डायरेक्ट करंट, डीसी हम उसको बोलते हैं। एक हो गया अल्टरनेटिंग करंट, वो एसी होता है। डीसी का बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन डीसी जब हम बात करते हैं डायरेक्ट करंट, वो भी हमारा दो मतलब काफी टाइप का हो सकता है। एक तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं तो क्या होता था, स्टेडी वैल्यू ऑफ डीसी हो रहा था। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हमारा क्या हो गया, टाइम हो गया, और यहाँ पे हमारा करंट हो गया आई। ओके, तो हम लोग जो डीसी पढ़े थे वो कुछ ऐसे टाइप का था। करंट जो है पूरा कांस्टेंट हो गया, तो ये हमारा क्या बोलते हैं, स्टेडी वैल्यू ऑफ डीसी। ओके, ऐसे ही अब हमारा डीसी अगर हम देखेंगे, ऐसे टाइप का भी डीसी हो सकता है, कुछ ऐसा। ये आ गया हमारा करंट आई, ये आ गया हमारा टाइम टी। तो करंट वेरी कर रहा है, करंट इज चेंजिंग, लेकिन करंट का डायरेक्शन कुछ चेंज नहीं हो रहा है। तो क्योंकि करंट का डायरेक्शन कुछ चेंज नहीं हो रहा है, तो ये हमारा हो गया क्या, डायरेक्ट करंट। ओके, मतलब डायरेक्ट करंट का मतलब क्या होता है, वो करंट वो रेजिस्टर या फिर जिसका थ्रू में भी फ्लो करता है एक ही डायरेक्शन में फ्लो करे, ऐसे ही फ्लो करे, खाली इधर से ना, इधर से फ्लो करे खाली, तो हम उसको डीसी बोलते हैं। तो हो सकता है वो पूरा कांस्टेंट जाएगा, हो सकता है कम बेसी होके जाएगा, उससे फर्क नहीं पड़ता, जब तक इधर खाली फ्लो करता है वो हमारा डीसी है। आइडिया हो रहा है ना। और क्या क्या डीसी हो सकता है, ये भी हो सकता है डीसी। तो ये सब डीसी में जा रहा है। अच्छा, ये भी हो सकता है डीसी, ये टाइम है, टाइम आई है, करंट आई है, ये भी हो सकता है डीसी आई, इस पे नीचे डायरेक्शन फ्लो कर रहा है। तो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ डीसी, कुछ ग्राफ में बताया। हम ये सब का बारे में कुछ स्टडी किए ही नहीं है, हम जो पढ़ रहे थे वो खाली इस टाइप का डीसी का बारे में पढ़ रहे थे, मतलब ये स्टेडी वैल्यू ऑफ डीसी है। अब एसी क्या होता है, एसी क्या होता है, जिसका कि एम्पलीट्यूड, पहले तो ये समझ जाओ कि एसी जो है वो दोनों डायरेक्शन में फ्लो करता है, इस डायरेक्शन में भी फ्लो करता है और इस डायरेक्शन में भी फ्लो करता है, ऐसे भी फ्लो करता है और ऐसे भी फ्लो करता है। साथ में और क्या क्या होता है, उसका एम्पलीट्यूड जो होता है वो कांस्टेंट होता है। एम्पलीट्यूड होता है जो मैक्सिमम वैल्यू बोलते हैं, वो कांस्टेंट होता है, और उसका डायरेक्शन चेंज होता है पीरियडिकली। एक कांस्टेंट वैल्यू होता है, कांस्टेंट एंगल होता है या कांस्टेंट टाइम होता है, उसके बाद उसका डायरेक्शन जो चेंज होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, एसी, जिसका एम्पलीट्यूड सेम है और डायरेक्शन चेंज होता है एट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो इक्वल उसको पीरियड बोलते हैं। एनीवे, तो ये हमारा हो गया एक एसी का एग्जांपल, दिस इज एग्जांपल ऑफ एसी। इसमें जो एम्पलीट्यूड बोलने से जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू होता है उसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं। ये मान लेते हैं आई है, ये माइनस आई है। तो क्या हुआ कि एक हाफ साइकिल में मतलब कुछ देर के लिए वो करंट ऐसे बहा, लेकिन वो भी सेम नहीं है, चेंज होते होते जाएगा और मैक्सिमम वैल्यू तो पहुंच गया, फिर करंट कम होते गया, फिर करंट कम होते गया, तो यहाँ पे जीरो हो गया, मतलब इधर जा रहा था बढ़ रहा है मैक्सिमम हो गया, फिर कम हो गया, फिर उल्टा बहने लगा, इधर से बहने लगा, तो वो हो गया क्या, डीसी एसी। ये जो एक डायरेक्शन फ्लो कर रहा है, अगर मैं मान लेता हूं इस डायरेक्शन का फ्लो को पॉजिटिव मान लेते हैं, तो ये पॉजिटिव करंट हम बोलते हैं, ये नेगेटिव करंट। नेगेटिव करंट का मतलब बल्ब कुछ नहीं हो जाता है, हम अपना हिसाब से डायरेक्शन को पहले से सोच लेते हैं कि इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे तो इसको नेगेटिव लेंगे, तो उस हिसाब से अगर इस डायरेक्शन बह रहा है हम बोलेंगे पॉजिटिव करंट, इस डायरेक्शन में बोल रहा है तो हम बोलेंगे नेगेटिव करंट, बस ऐसा है। तो एक एसी ये हो गया। एक एसी ऐसा भी हो सकता है,
ठीक है, ये एक एसी हो गया जिसमें भी करंट पॉजिटिव हाफ नेगेटिव हाफ, फिर से पॉजिटिव हाफ नेगेटिव हाफ, और एक एसी हमारा ऐसा हो गया। ये भी हम एसी बोल सकते हैं। ये एसी जो मैं दिखा रहा हूं ना, अभी जो दिखा रहा हूं एसी, इसमें तो क्या देखो टाइम का हिसाब से चेंज हो रहा है करंट, इसमें भी टाइम का हिसाब से करंट चेंज हो रहा है, लेकिन इसमें टाइम का हिसाब से करंट चेंज नहीं हुआ। कुछ समय तक करंट एक डायरेक्शन में फ्लो किया, कुछ और समय का बाद, कुछ समय का बाद फिर करंट उल्टा डायरेक्शन में फ्लो किया। ये उसका पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो ये हमारा कुछ एग्जाम्पल हो गया एसी का। एक और एग्जाम्पल देता हूं, थोड़ा सोचते हैं कि क्या एसी होगा। पूछ रहा हूं मेरे को, तुम लोग को बता मेरे को, अगर ये करंट है और ये टाइम है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस हो रहा है ना, क्या ये एसी होगा? हाँ या ना बोलो। तो हमको लग रहा है कि एसी होगा, लेकिन ये एसी नहीं है, क्योंकि एसी का जो फर्स्ट मेन पॉइंट उसका जो होता है वो होता है क्या, मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट। मतलब क्या होता है, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड बोलने से जो हाईएस्ट वैल्यू होता है वो हाईएस्ट वैल्यू होता है, कांस्टेंट होता है। तो ये वाला वैल्यू जो है देखो, ये हाफ के लिए एक रहा, दूसरे हाफ चले जाओगे तो अलग रहा। मतलब ऐसे नहीं कि दोनों डायरेक्शन में फ्लो करेगा तो ही एसी बोलेंगे, दोनों डायरेक्शन में फ्लो करना चाहिए। दूसरा कंडीशन उसका क्या होता है कि एम्पलीट्यूड जो है वो कांस्टेंट रहना चाहिए, उसका मैग्नीट्यूड से वो डिफरेंट होता है। मैग्नीट्यूड बोलने से क्या होता है, कम बेसी कम बेसी कम बेसी हो सकता है, लेकिन जो टॉप वैल्यू है, जो हाईएस्ट वैल्यू है ऊपर साइड या नीचे साइड, वो जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए। मतलब ये हमारा एसी हो गया, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूं ये एसी है, तो यू कैन नोट डाउन दिस थिंग्स आल्सो। ये एसी है, ये एसी है, ये एसी है, ये नॉट एसी, तो इसको एसी भी नहीं बोलेंगे, डीसी भी नहीं बोलेंगे। ये हमारा एसी हो गया, डीसी, ये हमारा डीसी, ये हमारा डीसी, ये हमारा डीसी। इसमें से ये जो है ना, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, स्टेडी वैल्यू, स्टेडी वैल्यू ऑफ डीसी और स्टेडी डीसी। ये वेरिएबल डीसी है, इसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल डीसी, वेरिएबल डीसी। ये भी वेरिएबल डीसी, ये कांस्टेंट है, लेकिन ये भी स्टेडी वैल्यू है, दिस इज आल्सो स्टेडी वैल्यू। नेगेटिव का मतलब ये मत समझ आना कि करंट कुछ कम होता होगा, ऐसे कुछ नहीं, डायरेक्शन चेंज होता है। ये हमारा एसी है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइनोसॉइडल। साइनोसॉइडल इसीलिए बोलते हैं कि ये जो एसी है इसका ग्राफ जो है साइन जैसा होता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग साइनोसॉइडल एसी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रायंगुलर। ओके, और ये सब छोड़ दो, जरूरत नहीं है। ऐसे हम जो पढ़ने वाले हैं इसका बारे में पढ़ेंगे। हमारा सिलेबस में जो है वो साइनोसॉइडल एसी का बारे में है। इतना हो गया सबका। एसी, एक कॉलम में एसी रह गया, एक कॉलम में डीसी रह गया, ठीक है। इधर हमारा एसी हो गया राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में डीसी हो गया। ये सब डीसी है, वो सब एसी है, ये एसी नहीं है। ओके ना, चलो आगे हम लोग बात करते हैं। क्योंकि हमको साइनोसॉइडल एसी पढ़ना है। एसी जो है उसका फुल बोलो सर, जो नॉट एसी लिखा है किसी का डीसी होगी ना, डीसी भी नहीं बोलेंगे, एसी भी नहीं बोलेंगे उसको। मतलब अल्टरनेटिव करंट जैसा मानेंगे, लेकिन हमारा स्टडी जो है उसको, इसको नहीं बोलेंगे, अल्टरनेटिव करंट नहीं बोलेंगे पूरा, क्योंकि अल्टरनेटिव करंट का डेफिनेशन होता है कि मैग्नीट्यूड या एम्पलीट्यूड जो है कांस्टेंट है। ये डीसी तो नहीं हो सकता। एनीवे, हम जो हमारा फोकस रखेंगे वो फोकस किस में रखेंगे, साइनोसॉइडल एसी में।
अब बात हो गया कि साइनोसॉइडल एसी, हमारा जो करंट होता है, करंट के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है बताओ? हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर करंट? एक कंडक्टर में अगर करंट फ्लो करेगा तो कौन रेस्पॉन्सिबल है उसके लिए? मतलब क्या चीज होने से, क्या क्या? चार्ज फ्लो, अच्छा इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और खाली इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करने से होता है? हमारा ये मेटल है, यहाँ पे एक मेटल है, इसमें तो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर ही रहा है, अभी इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर रहा है। हाँ, वोल्टेज। तो वोल्टेज इज रेस्पॉन्सिबल फॉर करंट। इलेक्ट्रॉन फ्लो तो हर जगह में करता है, मेरा बॉडी का अंदर भी अभी इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, ओके। इलेक्ट्रॉन्स आर कंटिन्यूअसली इन मोशन, ओके। बट वो करंट नहीं बनाता है। करंट बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाना चाहिए, और इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने के लिए उसको वोल्टेज का जरूरत पड़ेगा। तो जब मैं अल्टरनेटिंग करंट का बात करूंगा तो तब बनेगा ना जब वोल्टेज उसको ऐसे मिलेगा। तो पहले हम उसको अल्टरनेटिंग वोल्टेज बनाते हैं, अल्टरनेटिंग वोल्टेज बनाते हैं। तो उसके लिए हम देखेंगे कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज कैसे बनता है। तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज का एक्सप्रेशन क्या निकल के आता है, कैसे आता है? वो सिंपल चीज है, और यही चीज ही यूज होता है, बड़े बड़े जगह में भी यही चीज होता है। हम लोग सिंपल वे में थ्योरी हल्का सा समझाएंगे, उसके अंदर में और काफी सारी चीज होगा, वो हम लोग इंजीनियरिंग लेवल में पढ़ेंगे। जब पढ़ोगे तुम लोग इंजीनियरिंग में तो उसको और डिटेल्स में पढ़ोगे। अभी हम लोग बोलते हैं, बोलो जहां से बनता है, जो वोल्टेज बनाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? जेनरेटर। जेनरेटर बोलते हैं ना। तो एसी जेनरेटर सुना होगा, एसी जेनरेटर, ओके। तो उसको डायनामा भी बोलते हैं, छोटा छोटा ये के लिए। तो हम लोग अभी पढ़ते हैं कि एसी कैसे बनता है, ऑलराइट ना। तो जेनरेशन ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज लिखते हैं, क्योंकि करंट तो तब निकलेगा ना जब वोल्टेज आएगा। वोल्टेज नहीं आएगा तो करंट कहां से आएगा? तो हम लोग लिखते हैं हेडिंग क्या? जेनरेशन ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज। हेडिंग हो गया क्या? जेनरेशन ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज। Alternating voltage is generated in AC generator। ये स्टेटमेंट एक लिख सकते हैं हम लोग, Alternating voltage is generated in AC generator। तो फिर ये AC जनरेटर होता क्या है? मैं हल्का सा एक चीज बता रहा हूं, सिंपल सा एग्जांपल देके, फिर उसमें से समझ में आएगा कि हम लोग कैसे AC जनरेट करेंगे। मान लेते हैं ये रूम में मैग्नेटिक फील्ड है, हम लोग एसी जनरेशन जो करेंगे उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फेनोमेनन यूज करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फेनोमेनन मतलब फैराडेज का दो लॉ। तो फैराडेज का लॉ में क्या बोलता है? तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड, सॉरी ये में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। मतलब फ्लक्स का कांसेप्ट आया, फ्लक्स कांसेप्ट आया। मैग्नेटिक फ्लक्स का बात कर रहा हूं। मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या होना चाहिए? मैग्नेटिक फील्ड चाहिए और कुछ एरिया चाहिए। अब मैं बता दूं, सिंपल सा मेथड में बता दूं कि ये रूम में मैग्नेटिक फील्ड है, तुम तो देख रहे हो, उधर से इस तरफ है, मान लेते हैं। फ्रॉम दैट साइड टू दिस साइड इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आर कमिंग, सॉरी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आर कमिंग, बी इज मैग्नेटिक लाइंस ऑफ दैट आर कमिंग। नहीं, ऐसा करता हूं समझाने के लिए इजी होगा। इधर से उधर जा रहा है, मतलब दैट वे लाइंस ऑफ फोर्स आर गोइंग, बी इज गोइंग दैट वे। मैं क्या किया, इसके अंदर में तो कॉइल रख दिया, ऐसे करके एक कॉइल रख दिया, ठीक है। दिस द कॉइल, ये रेक्टेंगुलर कॉइल हो गया। ये रेक्टेंगुलर कॉइल ऐसा है तो इसका नॉर्मल तो ऐसे जा रहा है, इसका नॉर्मल तो ऐसे जा रहा है, तो इसका नॉर्मल ऐसे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी इससे जा रहा है। तो नॉर्मल और फील्ड का भिन्न में एंगल है थीटा, मतलब फ्लक्स हो जाएगा कितना? फ्लक्स का फॉर्मूला हम पढ़े, फाई इज इक्वल टू, याद करो ये मैं पढ़ाया था, बी डॉट ए, ऐसा होता है, याद आ रहा है ना?
B डॉट A, ये हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स है। ओके, अब यहां पे तो एंगल 0 है, मतलब B इंटू A हो जाएगा। अब ये कॉइल को ना मैं ऐसे करके रोटेट करता हूं, ये कॉइल को ऐसे करके मैं रोटेट कर रहा हूं, यहाँ पे एक्सिस है, ऐसे करके रोटेट कर रहा हूं। वो कुछ मीन्स होगा, वो मशीन है, उस हिसाब से रोटेट करेगा। अब सोचो कि ये कॉइल ऐसे था, अभी ऐसे में इसको रोटेट कर रहा हूं, ऐसे करके एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा में। अब देखो ये हो गया नॉर्मल। अब अगर मैं इसको रोटेट कर दूंगा एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा में, टी समय में कितना एंगल घूम गया? ओमेगा इंटू टी। अगर टी समय में ओमेगा इंटू टी घूम गया तो नॉर्मल भी ऐसे चले गया होगा। नॉर्मल अगर ऐसे चले गया होगा, मैग्नेटिक फील्ड और नॉर्मल का भीतर में एंगल कितना हो गया? ओमेगा इंटू टी। नहीं 90 नहीं, मैं ओमेगा टी घुमाया, पूरा ऐसे नहीं घुमाया। अगर ऐसे था, अभी ऐसे था, अभी ऐसे जा रहा, अब मैं इसको थोड़ा सा घुमाया, मतलब ओमेगा टी एंगल घूम रहा है, खाली टी एंगल घूमेगा तो ये ओमेगा, अच्छा ये जितना एंगल घूमेगा उसका नॉर्मल भी उतना ही एंगल घूमेगा। नहीं समझ रहे मेरी बात? ये अगर ओमेगा टी एंगल घूमेगा, ये अगर ओमेगा टी एंगल घूमेगा, नॉर्मल भी ओमेगा टी एंगल ही घूमेगा। नहीं समझा? हाँ, तो ये ऐसे जा रहा है अभी। 90 डिग्री होने के लिए नॉर्मल को कैसे जाना चाहिए था? ऐसे, मतलब ये पूरा 90 डिग्री ऐसे घूम जाएगा, तो नॉर्मल अभी ऐसे चले जाएगा। तो ये और ये हो गया एंगल। अभी फिलहाल मैं बता रहा हूं कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये ब्लू वाला लाइन हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, और ये हमारा क्या नॉर्मल है, रेड वाला। जैसे घूम गया थीटा एंगल ऐसे करके ओमेगा टी घूम गया, तो ये जो नॉर्मल भी ओमेगा टी एंगल घूम गया। मतलब अभी फील्ड जा रहा है ऐसे, फील्ड इज गोइंग दिस वे, और नॉर्मल ऐसे जा रहा है। और हम लोग जो यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं B डॉट A इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, तो वहां पे थीटा क्या होता है? एंगल बिटवीन द नॉर्मल टू द कॉइल या फिर एरिया एंड द मैग्नेटिक फील्ड। अभी हमारा एंगल निकल के आ गया ओमेगा टी, तो हम क्या करेंगे? फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस ओमेगा टी लिख देंगे। जरा सोच के मेरे को बताओ, ये जो मैं फाई लिखा बी ए कॉस ओमेगा टी, दिस इज व्हाट? इंस्टेंटेनियस, या फिर एट टी इज इक्वल टू टी, एट टी इज इक्वल टू टी, दिस इज द फ्लक्स। आर यू गेटिंग इट? मतलब इंस्टेंटेनियस फ्लक्स। अगर मैं टी का वैल्यू चेंज कर दूंगा तो फाई का वैल्यू चेंज हो जाएगा, टी का वैल्यू और चेंज करूंगा फाई का वैल्यू और चेंज होगा, इस हिसाब से आएगा। सो दिस इज a varying quantity, this is not a constant quantity, this is your instantaneous flux। कोई भी समय में फ्लक्स का बारे में बता रहा हूं। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा और फैराडेज लॉ लगा दूंगा तो फिर आ जाएगा ईएमएफ इंड्यूस्ड। तो ईएमएफ इंड्यूस्ड का फॉर्मूला क्या होता है? E is equal to minus d phi by dt, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये हमको बता रहा है। तो ये हो गया हमारा माइनस डी बाई डी टी ऑफ बी ए कॉस ओमेगा टी इज इक्वल टू माइनस बी ए कॉस ओमेगा टी का डेरिवेटिव सबको पता है कि माइनस साइन ओमेगा टी होता है, फिर ओमेगा टी का डेरिवेटिव ओमेगा होता है। तो इज इक्वल टू माइनस माइनस कट गया, बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो ये हमारा हो गया क्या? इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। कोई भी समय में अगर मैं वोल्टेज देखूं तो इतना वोल्टेज निकल के आएगा। ये तो ईएमएफ बोलते हैं, यही वोल्टेज है। आया समझ में? और इस एक्सप्रेशन में देखते हो कि ये जो चीज है इसमें वेरिएबल कौन है?
टाइम, क्योंकि B कांस्टेंट, A कांस्टेंट, ओमेगा कांस्टेंट, T इज टाइम, टाइम वेरी करता है। जैसे जैसे समय चेंज होगा साइन ओमेगा टी चेंज होगा, E का वैल्यू चेंज होगा, और E का वैल्यू चेंज कैसे होगा? साइन ओमेगा टी जैसा ही होगा। इसका मतलब ये साइन ओमेगा टी तो ऐसा वेव जैसा जा रहा है, इसका वैल्यू कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, इसका मतलब E का वैल्यू भी कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। इसका मतलब मेरे को E का वैल्यू अभी जो मिला ये वोल्टेज अल्टरनेटिंग वोल्टेज ही है। आया समझ में? हाँ कि ना बोलो? यस सर। तो ये हमारा अल्टरनेटिंग वोल्टेज हो गया। Yes. अब मैं सबसे सिंपल वे में समझा रहा था, मतलब सिंपल चीज लेके बता रहा था। अब ये जो कॉइल है ना, ये कॉइल एग्जैक्टली होता क्या है मैं बता दूं, थोड़ा हल्का सा आइडिया दे दूं, और बाकी बहुत सारे टेक्निकल इसमें पॉइंट ऑफ व्यू पॉइंट्स हैं जो हमको जानना, मतलब हम अभी नहीं जान सकते। ये होता है क्या, दोस्तों, हॉर्स शू मैग्नेट रहता है, हॉर्स शू मैग्नेट, तो उसमें से एक मैग्नेटिक फील्ड निकल के आता है, जो मैं बी के बारे में समझा रहा था ये रूम में, ऐसे तो नहीं होता एग्जैक्टली, ये होता है इस हिसाब से। और उसके अंदर में क्या होता है ना, एक तो क्रिकेट बॉल मान लेते हो, क्रिकेट बॉल जैसा होता है, उसको हम लोग बोलते हैं, उसका ऊपर में क्या होता है, पंचिंग हो जाता है। पंचिंग होने से क्या हो जाता है, स्लॉट बन जाता है, ऊपर में एक स्लॉट, नीचे में एक स्लॉट, जैसे ये हो गया, मान लेते हैं ऐसे, यहाँ पे पंच कर दिए तो स्लॉट एक तो बन गया, यहाँ पे पंच कर दिए स्लॉट एक तो बन गया। तो इसका ऊपर में मैं क्या कर सकता हूँ, वायर को ऐसे करके वुंड कर सकता हूँ, वायर को ऐसे खींच के इसके अंदर में ऐसे ऐसे वुंड कर सकता हूँ, वुंड करने से वो रेक्टेंगुलर जैसे बन जाएगा। आया समझ में? तो मैं एक ठो खाली पंच करके दिखाया, अभी यहाँ पे भी होता है, यहाँ पे भी होता है, यहाँ पे भी होता है, बहुत सारे तरह हो सकता है। मतलब अभी हम मैं फिर समझाऊं तो क्या होगा, ये हॉर्स मैग्नेट, इसके अंदर में गोल होके होता है, उसका अंदर में कॉइल वुंड होता है, उसको हम आर्मेचर बोलते हैं। ओके, तो वो घूमता है, उसका घुमाना ही हमारा काम है, उसको घुमाना जो है वही हमारा काम है। ओके, तो वो काम कैसे होगा, वो भी इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी से ही बनेगा। ओके, वो हम लोग पढ़ेंगे, टॉर्क ऑन ए रेक्टेंगुलर कॉइल। टॉर्क का काम क्या होता है, घुमाता है, तो इसमें टॉर्क डेवलप होगा, जब टॉर्क डेवलप होगा उसको घूमेगा, वो घूमेगा तो ये ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी बनेगा, और ये इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग बाहर लेते हैं। वो लेने का तरीका फिर काफी कॉम्प्लिकेटेड है, अभी हम लोग उसके बारे में नहीं सोच सकते। बस ये हमारा ये में बन गया, समझा? अब अगर ये जो कॉइल में दिखा रहा था उसमें एक टर्न ना हो, जो कि होगा नहीं, ऑफ कोर्स बहुत सारे टर्न्स होगा, सम थाउजेंड्स ऑफ टर्न में रहता है। तो अगर इसमें n नंबर ऑफ टर्न्स है तो फ्लक्स लिंक क्या हो जाएगा, दिस वन, दिस वन, दिस वन, और ये में कितना बनेगा, दिस वन। आया समझ में? अब मैं बता दूं कि जो फ्लक्स का सबसे ज्यादा वैल्यू जो है ये वैल्यू आएगा, ये वैल्यू सबसे ज्यादा वैल्यू है, इसको हम लोग बोलते हैं पीक वैल्यू ऑफ फ्लक्स, फाई नॉट इज इक्वल टू NBA। ओके, और ईएमएफ का जो सबसे ज्यादा वैल्यू आएगा वो ये आएगा। ओके, और ये क्या होगा, इसको हम लोग बोलते हैं E नॉट इज इक्वल टू NBA ओमेगा। अगर वो कॉइल जहां पे ये डेवलप हुआ है वो कॉइल में रेजिस्टेंस होगा R, उस कॉइल का रेजिस्टेंस होगा R, तो उस कॉइल में करंट फ्लो करने लगेगा। वो करंट क्या होगा, E बाय R इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा T बाय R। तो हो गया क्या, E नॉट बाय R साइन ओमेगा T, ये I इज इक्वल टू हो गया I नॉट साइन ओमेगा T। सो ये I नॉट को हम लोग बोलते हैं पीक वैल्यू ऑफ करेंट। तो आई होप, या फिर मेरे को लगता है कि आइडिया तो हो गया होगा कि हाँ अल्टरनेटिंग करंट ऐसा बना
सॉरी अल्टरनेटिंग वोल्टेज ऐसा बना, फिर वहां से अल्टरनेटिंग करंट निकला। बोलो समझ में आया तक? ओके चलो पहले हम इसको ऐसा लिखते हैं, बनाओ हेडिंग लिखा ना, जनरेशन ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज। तो यू ड्रॉ ए फिगर लाइक दिस। Okay, draw a figure like this, A, B, C, D. ओमेगा A, B, C, D, नहीं B क्यों लगाएंगे, इसको कुछ और लिखते हैं, P, Q, R, S। ओके चलो जल्दी से ड्रॉ कर लो, थोड़ा बड़ा बनाना। ओके राइट डाउन, इसको बना लिया ना। बुला रहा हो ना, पहला लाइन लिखो, ए रेक्टेंगुलर कॉइल P Q R S of area capital A is kept in a uniform magnetic field B का ऊपर एरो, such that its plane is perpendicular to B, such that its plane is perpendicular to B. Okay, full stop. The coil is now rotated with angular velocity omega about the axis as shown। हो गया? In time t second, the angle traveled by the normal of the coil is theta, that is equal to omega t. Okay, so the instantaneous flux linked with the coil is phi, that is equal to n into B dot A, n into B
dot A, that is equal to NBA cos omega t. NBA cos omega t, where N is equal to number of turns of the coil. N is equal to number of turns of the coil. हो गया? यस सर। चलो यहाँ पे और एक चीज और भी लिख सकते हो, phi 0 is equal to NBA is the peak value of flux. Alright? Therefore, rate of change of flux at that instant, rate of change of flux at that instant will give, rate of change of flux at that instant is the EMF induced in the coil. नेगेटिव ऑफ P लिख देना साइड में. Therefore, negative of rate of change of, therefore negative of rate of change of flux at that instant, is the EMF induced in the coil. उसके बाद यहां से यहां तक कॉपी करो, यहां से लेकर यहां तक. खत्म? हो गया? हो गया सबका? ठीक. उसके बाद लिखोगे if ये लाइन के बाद लिखोगे if R is the resistance of the coil, if R is the resistance of the coil, then current through the coil is I is equal to E by R, that is equal to E naught sin omega t by R. E naught sin omega t by R. I is equal to E naught by R into sin omega t. I is equal to I naught sin omega t. चलो जल्दी से लिखो. हो गया? खत्म हो गया इतना?
चलो अब देखते हैं कि अगर मैं इस सब का ग्राफ बनाऊंगा, हाँ ठीक है, अब अगर देखते हैं अगर इस सब का मैं ग्राफ बनाऊंगा तो ग्राफ कैसे आएगा। टाइम का हिसाब से ये सब चेंज हो रहा है, अगर मैं इनका ग्राफ बनाऊंगा तो हाउ द ग्राफ इज गोइंग टू कम। तो मेरे को मिला था क्या, फाई का इंस्टेंटेनियस वैल्यू मिला था फाई नॉट, या फिर हम बोल सकते हैं NBA था शायद ना, NBA cos ओमेगा t। ई का वैल्यू था NBA ओमेगा sin ओमेगा t, और I का वैल्यू था NBA ओमेगा बाय R इंटू साइन ओमेगा t। तो थोड़ा कोशिश करते हैं जानने का कि ग्राफ कैसे बनेगा। तो हम अगर देखेंगे ना, ये जो ग्राफ है ये cos ओमेगा t का ग्राफ जैसे बनेगा। किसका ग्राफ बता cos ओमेगा t से बनेगा, ये फाई का ग्राफ। तो ये हमारा cos का ग्राफ होता है। जीरो पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, और ये हमारा 2 पाई, बीच में हमारा यहाँ पे पाई रहेगा। अरे बोलो समझ में आया ये ग्राफ का बारे में। अब पूछोगे सर ये आप 0 से 2 पाई तक क्यों लिए, क्योंकि मैं ये दिखा रहा था पहले 0 था एंगल, पहले एंगल 0 था ना, फिर इसे घुमा के यहां तक लाया, ये 90 हुआ, फिर ऐसे घुमा के यहां तक लाया, ये 180 हुआ, फिर घुमा के ऐसे तक लाया 370, फिर घुमा के ऐसे लाया 360। आया समझ में क्या? सो दैट इज व्हाई। अच्छा ये एक बार घूम लिया ना, ये जो कॉइल है ये एक बार घूम लिया, जब ये एक बार घूम लिया हम उसको क्या बोलते हैं, एक कंप्लीट साइकिल हो गया, एक कंप्लीट साइकिल हो गया। तो कंप्लीट साइकिल जो है वो क्या ऐसा हो गया। अगर फिर दूसरे बार घूमेगा फिर दूसरा साइकिल स्टार्ट होगा, फिर तीसरा साइकिल, फिर चौथा साइकिल। तो एक साइकिल के लिए जितना टाइम लगता है उसी को बोलते हैं पीरियड ऑफ द एसी। चलो हम बात करें, ये हो गया हमारा क्या किसका, फाई का, दिस इज फाई, और ये हमारा फाई नॉट हो गया। ये ग्राफ हमारे फाई के लिए है। अब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं किसका बताओ, ई का। ई का ग्राफ जो है साइन जैसा बनेगा। और साइन का ग्राफ कैसे होता है, ऐसे, साइन का ग्राफ ऐसा होता है। लेकिन क्या ये इससे ऊंचा उठेगा या उससे नीचे रहेगा, वो बात है। ये जो चीज है इससे ज्यादा होगा ऐसे कम होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखते हैं ये वाला पार्ट, NBA ओमेगा। NBA का वैल्यू जितना होगा उसमें ओमेगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओमेगा होता है एंगुलर वेलोसिटी, और एंगुलर वेलोसिटी तो बहुत ज्यादा होता है, कम तो होता नहीं है, तो ये ऊपर ही चढ़ जाएगा। मतलब ये हो गया हमारा किसका ग्राफ, ठीक है, ये हमारा किसके लिए, ई के लिए हो गया, ई। ऑलराइट, अब बात हो गया क्या, अच्छा ये जो ऊपर वाला वैल्यू है टॉप जो है वो वैल्यू है कितना हमारा, ई नॉट। और यहाँ पे जो है ये भी साइन ओमेगा टी जैसा है, और NBA ओमेगा तो है उसमें आर है, रेजिस्टेंस तो ज्यादा नहीं, सॉरी बहुत कम तो होता नहीं है, कुछ ना कुछ तो होगा, तो इससे तो कम ही होगा। तो ये हमारा क्या नाम है, आ गया करंट का, ये साइन जैसा ही होगा। आया समझ में सबको, हाँ या ना बोलो। ये हो गया आई, ये हो गया हमारा फाई, रेड वाला फाई, रेड वाला हमारा फाई। बोलो सबको समझ में आया? तो अगर मैं फाई को हटा दूं, अगर ये फाई को मैं हटा दूं तो हम ये दो ग्राफ का ऊपर फोकस करेंगे, क्योंकि आगे में हम फाई का ऊपर इतना फोकस नहीं करेंगे। तो ये ग्राफ हमारा हो गया।
ये हमारा करंट का ईएमएफ का ग्राफ है और ये हमारा करंट का ग्राफ है। लेकिन ईएमएफ और करंट हमेशा ऐसे नहीं होगा, क्योंकि हम यहाँ पे पढ़ेंगे सर्किट एलिमेंट जो है रेजिस्टेंस भी होता है और क्या नाम है उसका इंडक्टर भी होता है, कैपेसिटर भी होता है। सब में करंट सेम में जाता नहीं है, आगे पीछे होके भी जाता है। कहीं कहीं में करंट मतलब वोल्टेज होता नहीं है, करंट स्टार्ट हो जाता है कैपेसिटर में। और इंडक्टर में क्या होता है, वोल्टेज जब शुरू होता है उस समय करंट स्टार्ट नहीं होता है, कभी करंट थोड़ा देर में स्टार्ट होता है, वो इंडक्टर में होता है। तो वही चीज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इतना समझ में आ गया सबको? अच्छा, अब हम अल्टरनेटिंग करंट का डेफिनेशन बुलाते हैं ना, लिख लो अल्टरनेटिंग करंट। ओके, ये डेफिनेशन बुलाता हूं, लिखो द करंट having constant amplitude the current having constant amplitude whose magnitude changes continuously with time and direction changes periodically is called alternating करंट। ऑल्दो ये वाला पार्ट हमेशा के लिए नहीं होता है, जैसे हम लोग देखे थे ये वाला पार्ट मैग्नीट्यूड हमेशा के लिए चेंज होगा ऐसे कोई जरूरी नहीं है। बट हमारा जो पोर्शन में है, हमारा सिलेबस में जो है वो साइनसोइडल वाला है जो हमेशा चेंज होता है, इसलिए हम ये डेफिनेशन लिखेंगे। हो गया, ये आ गया हमारा क्या अल्टरनेटिंग करंट का डेफिनेशन हो गया। उसके एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है मैं बता देता हूं, थोड़ा ये टर्म आपको जानना पड़ेगा। एम्पलीट्यूड द मैक्सिमम वैल्यू और पीक वैल्यू इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड हो गया। उसके बाद हम लोग लिखते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है, द टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट साइकिल, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, मतलब वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव। The time taken for one complete cycle, that is one positive and one negative, is called time period। हम इसको कैपिटल टी लिखते हैं। ओके, इसका मतलब है कि ओमेगा इंटू कैपिटल टी करेंगे तो 2 पाई आएगा। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी होता है, उसमें टाइम पीरियड मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 पाई आ जाएगा। आया समझ में? ओमेगा टी इज इक्वल टू 2 पाई। दिस इज द वैल्यू यू शुड रिमेंबर। ओमेगा इनटू कैपिटल टी, स्मॉल टी अलग होता है, इंस्टैंटेनियस एंगल निकलेगा। लेकिन अगर ओमेगा के साथ कैपिटल टी मल्टीप्लाई कर दोगे, कैपिटल टी टाइम पर होता है, मतलब 2 पाई एंगल पूरा हो गया। तो हो गया हमारा क्या टाइम पीरियड। उसके बाद फ्रीक्वेंसी, द नंबर ऑफ cycles, complete cycles, per second, the number of complete cycle per second is called frequency। इसको हम लोग F में भी लिख सकते हैं, N में भी लिख सकते हैं,
और इसको हम कौन सा यूनिट में जानते हैं? हर्ट्ज। यूनिट हो गया क्या? हर्ट्ज, या फिर HZ हम सिंबॉलिकली लिखते हैं। सेकंड इनवर्स नहीं लिखते, हर्ट्ज हमारा होता है। हमारा इंडिया में जो अल्टरनेटिंग करंट होता है, जो भी हमारा घर में सप्लाई आता है, वो सब अल्टरनेटिंग करंट ही होता है, डायरेक्ट कुछ भी नहीं होता है। लेकिन हमारा काफी सारे हमारा जो है मोबाइल भी है, वो भी डीसी है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? हमको अडेप्टर लगाना पड़ता है। डायरेक्ट ब्लॉक का पॉइंट में थ्रू में वो नहीं चार्ज नहीं हो सकता, तो एक अडेप्टर लगाना पड़ता है। वो अडेप्टर का काम होता है क्या? वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा और उसका वैल्यू भी कम करके उस पर मोबाइल में चार्जिंग करेगा, और या फिर जो भी चार्जर वाला चीज है वो सब ऐसे होता है। आया समझ में? तो ये हो गया हमारा टर्म्स ऑफ दिस। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं ये एसी का बारे में कुछ चीज। अल्टरनेटिंग करंट, वोल्टेज का इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, लेकिन करंट के साथ जो भी निकलेगा उसमें R मल्टीप्लाई करने के तो वोल्टेज हो ही जाएगा। लेकिन हम लोग ज्यादा इक्विवेलेंट करंट का साथ रहेंगे, तो इसीलिए करंट का बारे में ही पढ़ेंगे। तो अगर अल्टरनेटिंग करंट है तो वो अल्टरनेटिंग करंट का दो इंपॉर्टेंट चीज हमको पढ़ना है। एक होता है क्या? मीन वैल्यू या फिर एवरेज वैल्यू ऑफ करंट, और एक हो गया क्या? मीन वैल्यू या फिर एवरेज वैल्यू ऑफ करंट। दूसरा हो गया क्या? आरएमएस वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, या फिर उसको हम इफेक्टिव वैल्यू भी बोलते हैं, या फिर उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्चुअल वैल्यू भी बोलते हैं। वो दो ठो हमको पढ़ना है। तो पहले देख लेते हैं मीन वैल्यू क्या होता है। ओके, हेडिंग लिख लो, मीन वैल्यू ऑफ करंट, अल्टरनेटिंग करंट। मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। मीन वैल्यू या फिर एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो एसी का मीन वैल्यू या फिर एवरेज वैल्यू आपको निकालना है। ओके, अच्छा, मीन के लिए हम लोग सिंबल यूज करते हैं, याद होगा ना? हम लोग मैथमेटिक्स में जो सिंबल करते हैं मीन, उसके ऊपर एक तो क्या दे देते हैं? लाइन दे देते हैं, मतलब कुछ ऐसा आई, ऐसा लाइन दे देते हैं आई बार, तो ये मीन वैल्यू होता है। इसको हम लिखते क्या है? आई एवरेज, आई मीन, ये सब लिखते हैं। ओके, अच्छा, अब जरा सोच के बताना है हमको कि मीन हम कैसे निकालते हैं। ऐसे हमको पता है कि करंट इज इक्वल टू Q बाई टी, ऐसा होता है। Q इज I इज इक्वल टू Q बाई टी, मतलब चार्ज बाय टाइम, ये हमारा करंट हो गया। तो अभी हमको क्या बोला है कि मीन वैल्यू ऑफ करंट। अब दिक्कत क्या है कि एसी में क्या होता है, जो करंट होता है ना, एक कांस्टेंट वैल्यू का नहीं जाता है कि हम चार्ज बाय करंट कर, चार्ज बाय टाइम कर देंगे करंट निकल जाएगा। क्योंकि पहले तो थोड़ा कम करंट, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर मैक्सिमम हुआ, फिर कम हुआ, फिर कम हुआ, फिर कम हुआ। मतलब अगर मैं एक एसी दिखाऊं कुछ ऐसा, इस टाइप का आता है, हो गया। तो ये कुछ समय के लिए इतना करंट था, कुछ और समय के लिए और करंट आएगा। ऐसे करके मैं इसको अगर बहुत सारे पार्ट में डिवाइड कर दूं तो हमारा बहुत सारे अलग अलग टाइप का करंट आएगा। और इसी से पता चलता है कि Q इज इक्वल टू I इंटू टी है। अब बताओ, यहां से यहां तक जाने में, यहां से यहां तक जाने में जितना चार्ज गया, वो चार्ज ऐसे तो नहीं निकलने वाला है, क्योंकि उस समय तो चार्ज निकल जा रहा था, I कांस्टेंट था बोल के। अब तो I चेंज हो रहा है, तो दिस इज नॉट द वे टू फाइंड इट। तो फिर मीन कैसे निकालें? तो हम क्या करेंगे, इसको बहुत सारे छोटा छोटा पार्ट में कर देंगे और सोचेंगे कि हर पार्ट जो है उसमें करंट सेम है। I इंटू डी टी, फिर से I इंटू डी टी, जैसे यहाँ पे करंट I1 था डी टी, फिर I2 डी टी, I3 डी टी, I4 डी टी, I5 डी टी, ऐसे करके I जितना भी पार्ट कर सकते हैं उतना इंटू डी टी। तो I1 डी टी इतना चार्ज गया, I2 डी टी इतना चार्ज गया, I3 डी टी इतना चार्ज गया,
ये सबको जोड़ देंगे तो टोटल चार्ज कितना पता चल गया। डिवाइड बाय कितना समय में किया वो डिवाइड कर दो, खत्म। बट जो समझाया वो तो आसान नहीं है ना। हम कितना कम लेंगे dt का वैल्यू ताकि करंट को कौन का सेम मान सके। तो ये इज नॉट ए वेरी इजी या सिंपल टेस्ट। अगर मैथमेटिक्स में मैं करूंगा तो उस मेथड में तो इसी मेथड को करता है सॉल्व कौन, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन वही चीज बता देता है कि ये हो गया i इंटू डी टी का इंटीग्रेशन कर दोगे यहां से लेकर यहां तक तो निकल गया चार्ज कितना है। अब पूछोगे सर करंट अल्टरनेटिव करंट का बात अगर हम कर रहे हैं तो अल्टरनेटिव करंट तो ऐसा होता है, आप यहां तक करके क्यों दिखा रहे हैं? इसीलिए दिखा रहा हूं कि अगर मैं कंप्लीट साइकिल का ले लूंगा अल्टरनेटिव करंट, इन दैट केस चार्ज इधर, यही तो होता है ना पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होता है, इधर करंट जा रहा है मतलब चार्ज ऐसा जा रहा है। नेगेटिव हाफ साइकिल में चार्ज इधर आ रहा है तो नेट चार्ज कितना, 0। मतलब पॉजिटिव हाफ साइकिल में जितना चार्ज गया नेगेटिव हाफ साइकिल में वो सारे चार्ज वापस आ जाएगा। सो ये कंडक्टर का थ्रू में या फिर कोई एक को क्रॉस सेक्शन ले लोगे, कोई एक तो एरिया मतलब लेंथ ले लोगे तो उसका थ्रू में चार्ज फ्लोइंग इज 0। मतलब एवरेज करंट इज 0। कंप्लीट साइकिल के लिए एवरेज करंट 0 होता है, हाफ साइकिल के लिए एवरेज साइकिल कुछ मिलता है। पॉजिटिव हाफ के लिए कितना मिलेगा देखेंगे, फिर नेगेटिव हाफ के लिए भी कितना मिलेगा देखेंगे। जो भी मिला होगा उसका कितना नेगेटिव पार्ट मिलेगा। पॉजिटिव बोलोगे कि सर पॉजिटिव हाफ साइकिल में इतना चार्ज गया, नेगेटिव हाफ साइकिल में इतना चार्ज आया, तो हम जब भी एवरेज वैल्यू का बारे में बात करेंगे वो क्या होगा, हाफ साइकिल में होगा। ठीक है, लिखो राइट डाउन एवरेज वैल्यू ऑफ AC in complete cycle is always 0. Average value of AC in complete cycle is always 0. Okay, so we always find the average value of the AC in half cycle, that is for time t/2। हो गया। अब हम लिखते हैं डेफिनेशन, फिर एक्सप्रेशन निकालते हैं उसका। लिखते हैं एवरेज वैल्यू of AC in half cycle is the average of the current in half cycle. It can be calculated as the charge flowing in half cycle per second। तो I एवरेज के लिए फॉर्मूला हो गया क्या, I dt इंटीग्रेशन बाय
dt का इंटीग्रेशन। अब बात हो गया कि यहाँ पे लोअर लिमिट क्या आएगा, अपर लिमिट क्या आएगा। हाफ साइकिल का बात कर रहा है तो 0 से स्टार्ट होगा, t/2 में खत्म होगा। यहाँ पे भी 0 से स्टार्ट होगा, t/2 में खत्म होगा। अरे बोलो, समझ में आया? ये बन गया डेफिनेशन। अभी चलो फटाफट निकालते हैं। लेट I is equal to I naught sin omega t is the alternating current flowing in a circuit with, और having लिख सकते हैं, having टाइम पीरियड कैपिटल T। हो गया? Therefore IAB is equal to, ये फॉर्मूला तो बता रहा है मेरे को, I into dt, I naught sin ओमेगा t into dt 0 से लेकर t/2 होल डिवाइडेड बाय dt फ्रॉम 0 से लेकर t/2। बताओ, सबको समझ में आया यहां तक? सर बोलो। इंटीग्रेशन में क्या जरूरत है सर? डायरेक्ट तो बताता है लिख सकते हैं t/2। कहां पे? नीचे में ना? यस सर। ऊपर का पूछ रहे हो, नीचे का पूछ रहे हो? सर डिनोमिनेटर का। हाँ, डिनोमिनेटर का डायरेक्ट t/2 लिख सकते हैं, न्यूमरेटर का ये लिखना पड़ेगा। डिनोमिनेटर का डायरेक्ट t/2 लिख सकते हैं, लेकिन कुछ फॉर्मूला हम लोग एग्जाम न्यूमेरिकल करेंगे, उसमें इसका जरूरत पड़ेगा। इसमें डायरेक्ट t/2 लिख सकते हैं। ओके, अगर मान लेते ये नहीं दिया है 0 से t/2 तक, आपको कुछ और टाइम से और टाइम के बीच में पूछा है, ये तो हम AC के लिए हम डिफाइन कर रहे हैं, AC के लिए, AC का हाफ साइकिल के लिए डिफाइन कर रहे हैं। दिस इज फॉर AC का हाफ साइकिल के लिए। अगर AC का कोई और टाइम के टाइम, ये इस टाइम से इस टाइम के बीच में पूछा तो क्या करेंगे उस समय? समझा? तो उसके लिए जरूरत पड़ेगा, अभी फिलहाल ये करो, अभी इसको t/2 लिख सकते हो डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। ये यहाँ पे डिफाइन किए हैं कि हाफ साइकिल का लिखा गया है, और नहीं? चलो अब बताओ आगे क्या करेंगे। इज इक्वल टू, बताओ इसका इंटीग्रेशन। आई नॉट कांस्टेंट बाहर आ गया, आई नॉट कांस्टेंट जो बाहर आ गया, साइन ओमेगा टी का माइनस कॉस ओमेगा टी बाय ओमेगा होता है, फ्रॉम 0 से लेकर t/2 हो गया, डिवाइडेड बाय नीचे dt का इंटीग्रेशन t हो गया, फ्रॉम 0 से लेकर t/2, उसको डायरेक्ट लिखने से भी चलेगा, दिक्कत नहीं है, इज इक्वल टू। नाउ लेट अस सिंप्लीफाई। अब इसमें वैल्यू डालते हैं, क्या होता है देखते हैं। ये माइनस बाहर, आई नॉट बाय ओमेगा ये बाहर आ गया। अभी वैल्यू पुट करने वाले हैं कॉस ओमेगा, पहले स्मॉल टी की जगह में कैपिटल t/2 डालोगे, तो कॉस ओमेगा कैपिटल t/2 माइनस कॉस 0। अरे बताओ, समझ में आया ऊपर वाला पार्ट? नीचे वाला पार्ट t/2 हो गया। ओके, सो दैट मेक्स इट व्हाट, यहां पे ऊपर नीचे कर देते हैं, माइनस 2i0 बाय ओमेगा कैपिटल T इनटू, अच्छा ये ओमेगा टी के बारे में कितना लिखा था मैं? ओमेगा टी इज व्हाट? 2 पाई, तो मतलब ये ओमेगा t/2 मतलब पाई हो गया, cos पाई माइनस cos 0, सो दिस इज कमिंग माइनस 2i0 बाय ओमेगा t, मतलब फिर से ये 2 पाई हो गया, ब्रैकेट में आ गया -1 तो आई थिंक अभी हमारा कुछ ये वैल्यू निकल के आ रहा है, ये 2 कट गया, 2i0 बाय पाई,
सो दिस इज आई एवरेज। अगर हाफ साइकिल का बात करूं आई एवरेज है, दिस इज नॉट द फॉर्मूला फॉर एवरेज करंट हर समय के लिए। एसी का हाफ साइकिल का ये हो गया फॉर्मूला। और अगर मैं इतना लिखूं, वैल्यू डाल दूं, तो इट इज कमिंग 0.637 आई नॉट, 0.637 आई नॉट। ओके, या फिर हम इसको बोल सकते हैं 63% ऑफ आई नॉट। 63.7 भी लिख दे डायरेक्ट, पूरा जो है 63.7% ऑफ आई नॉट। इसका मतलब है कि एवरेज वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, 63.7% ऑफ आई नॉट होता है। मैं बात कर रहा हूं कि एसी का हाफ साइकिल का, कोई दो समय के लिए नहीं है, ये जनरल नहीं है। एसी का एवरेज मतलब जो क्या नाम है इसका, एवरेज वैल्यू का डेफिनेशन ये है। मैं हाफ साइकिल ऑफ एसी के लिए बता रहा हूं, ये फॉर्मूला हो गया। कंप्लीट साइकिल के लिए कितना बताया बोलो? इस कंप्लीट साइकिल के लिए हमेशा के लिए 0 होता है। हाफ साइकिल के लिए ये फॉर्मूला हो गया। बोलो समझ में आ गया सबको? एक और डेफिनेशन है, मैं बता दे रहा हूं, उसको नोट कर लो। एक और डेफिनेशन इसका है, नोट करके लिख लो उसको। हाफ साइकिल, सॉरी, एवरेज वैल्यू अपॉन एसी इन हाफ साइकिल, एवरेज वैल्यू अपॉन एसी इन हाफ साइकिल is that steady value of DC, that steady value of DC which will send the same charge as the DC, sorry, as the AC in half cycle. ओके, एक और डेफिनेशन है एवरेज वैल्यू का। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से निकालेंगे तो फिर हमको अलग मेथड अप्रोच थोड़ा अलग करना पड़ेगा, बट ये जनरलाइज्ड कर दिए, ये हर मतलब न्यूमेरिकल भी इससे सॉल्व हो सकता है। उसको करने के लिए क्या करेंगे, ये बाय टी का जरूरत नहीं है। उसके करने के लिए क्या करेंगे, ये वाला खाली पार्ट करेंगे, इंटीग्रेशन आई नॉट साइन ओमेगा टी dt इंटीग्रेशन फ्रॉम दिस टू दिस। जो मेरे को लगता है यहां तक निकला है, यहां तक कि नीचे वाला पार्ट हट जाएगा। अगर नीचे वाला पार्ट हट जाएगा तो हमारा कुछ ऐसा मिलेगा, ये 2 आ गया, 2 आई नॉट बाय ओमेगा। ओके, आई इंटू डी टी, ये तो चार्ज हो गया ना। अब बोला है कि कितना डीसी उतने ही समय में इतना चार्ज भेजेगा, ये चार्ज है। तो अगर मैं मान लेता हूं कि आई एवरेज वो डीसी करंट है, डीसी करंट मतलब कांस्टेंट करंट है, उसी टाइम में मतलब टी बाय समय में, टी बाय 2 समय में, उसी टाइम में कितना उतना ही चार्ज भेजेगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे उसका एवरेज वैल्यू। तो फिर ये दोनों को इक्वेट कर देंगे, दोनों को इक्वेट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आई नॉट बाय ओमेगा इज इक्वल टू आई एवरेज इनटू टी बाय 2। तो ये चल गया इधर 2 आई नॉट नहीं 4 आई नॉट हो जाएगा, 4 आई नॉट डिवाइडेड बाय ये नीचे आ जाएगा ओमेगा टी इज इक्वल टू आई ए भी। तो ये ओमेगा टी का वैल्यू 2 पाई पता है सबको, तो 4 आई नॉट बाय 2 पाई इज इक्वल टू आई ए भी। तो ये फिर से 2 आई नॉट बाय पाई आया। तो फिर वो अलग डेफिनेशन हो गया, उससे निकालने का तरीका अलग हो जाएगा, थोड़ा हल्का सा अलग होगा, मतलब इंटीग्रेशन तक तो रहेगा, नीचे वाला चीज नहीं रहेगा। ओके, क्लियर हो गया क्या ये?